नमस्कार, यस डाटा न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। मैं सूरज के साथ रहकर भी भूला नहीं अदब, मैं सूरज के साथ रहकर भी भूला नहीं अदब, लोग जुगनू का साथ पाकर मगरूर हो गए। यकीनन इंसान इल्म हासिल करता है और इल्म हासिल करके तमाम बुलंदियाँ हासिल करता है, लेकिन अपने इल्म का जो इस्तेमाल है अगर वो सही जगह करे तो यकीनन वो पूरी इंसानियत के लिए खिदमत करता है। और इसी का एक बहुत ही जीता जागता उदाहरण बरेली से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर सेथल में मौजूद है, और वो सेथल के आइडियल पर्सन भी हैं, मिसाल हैं, और नई जनरेशन के लिए भी लगातार वो एक मिसाल पेश कर रहे हैं। उन्हें हम गरीबों का मसीहा कहें, उन्हें मज़हब की जो समझ है उसका ज़िक्र करें, या इतिहास के नज़रिए से और तमाम चीज़ों से किसी भी नज़रिए से देखें, वो बहुत ही ख़ास हैं। उन्हें इकनॉमिक्स की भी जानकारी है, उन्हें फ़िज़िक्स की भी जानकारी है, और उन्हें और भी तमाम दीगर जानकारियाँ हैं। यही वजह है कि उनके घर में भी वो चमक नज़र आती है। वो एक बहुत अच्छे आर्किटेक्ट भी हैं और वो भी चीज़ों का जिक्र करेंगे। लेकिन अहम बात यह है कि 1984 में जिस दौर में तमाम मुश्किलें थी, उतने ज़रिए नहीं थे, उस दौर में उन्होंने PCS क्वालिफ़ाई किया और पूरी अपनी सर्विस के दौरान बेदाग छवि रही। और जो है 2017 में वो रिटायर हुए। यमुना अथॉरिटी में वो GM फाइनेंस थे और तमाम मंजिलें और तमाम बुलंदियाँ हासिल करते हुए बहुत बार उनका प्रमोशन हुआ और तमाम चीज़ें उन्होंने हासिल की। लेकिन अहम बात यह है कि अल्लाह ने उन्हें सब कुछ दिया, लेकिन जो चीज़ उनके अंदर नहीं है वो गुरूर है। वो गुरूर से तमाम दूर हैं और इसी तरह से सबसे मिलते हैं जैसे एक आम इंसान मिलता है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में भी वो मुश्किलें देखी हैं। बचपन में ही उनके वालिद का जो साया था वो सर से हट गया, लेकिन उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अपने भाइयों की तरह उन्होंने वो बुलंदी हासिल की, जिसको याद रखा जाएगा। एक उनके भाई फूड इंस्पेक्टर रहे और एक जो है जामिया मिलिया इस्लामिया से पार्शियन डिपार्टमेंट में वो प्रोफेसर थे और उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, प्रोफेसर इराक रज़ा ज़ैदी। उन्हीं के भाई असजय रज़ा ज़ैदी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानेंगे तमाम चीज़ों को। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। जो सवाल आपने किया है उसका जवाब ये है कि बचपन से ही मैंने अपने वालिद साहब को, अपने ख़ानदान के लोगों को देखा और जिनके नक्श कदम पर मैं चला। हमारे वालिद साहब में पूरी तरीके से सादगी थी। सादगी का आलम यह था कि जब ज़िम्मेदारी ख़त्म हुई है तो तमाम ज़िम्मेदार गम मना रहे थे, लेकिन हमारे वालिद साहब जो थे वो चिरागा कर रहे थे कि आज हमें अपनी ज़िम्मेदारी जो और लोगों की थी उससे हमें निजात मिली और हम अब अपनी कंधों पे अपने आप अपनी ज़िंदगी आगे बनाएंगे, अपने कस्बे को चमकाएंगे। तो वही सादगी जो वालिद साहब की थी वो हम लोगों में आई। और हम ये जानते हैं कि ज़मीन से पैदा हुए हैं, ज़मीन में मिल जाना है, इसलिए ज़मीन से जुड़ा रहना हमारे लिए ज़रूरी है। जिस दिन ज़मीन से आदमी अलग हो जाता है उस दिन इस कायनात में उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। मैं इस सिलसिले में थोड़ा और आगे बढ़ाऊँगा। आपकी जब बामुश्किल मैं समझता हूँ 30 साल उम्र होगी, तो आपने कई सब्जेक्टों में मास्टर कर चुके थे और फिर PCS भी उस दरमियान आपने क्वालिफाई किया। ये बहुत अहम बात थी। मैं उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आज के नौजवानों के लिए जो ख़ास तौर से सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज आज के टाइम में क्या लगता है? देखिए, 1957 की मेरी पैदाइश है और सन 70 में मैंने ठीक 13 साल की उम्र में हाई स्कूल कर लिया था और 15 साल में इंटर कर लिया था। उसके बाद सिलसिला आगे बढ़ा, मैंने BSc किया, फिर MSc फिज़िक्स में किया। मेरा ये सोचना था कि जो सब्जेक्ट सबसे मुश्किल होगा उसमें मुझे पढ़ाई करना है, लिहाजा साइंस में फ़िज़िक्स सबसे मुश्किल सब्जेक्ट था। MSc फिज़िक्स में किया। उसके बाद मैंने B.Ed किया। सर्विसेज में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से मुझे अच्छी सर्विस मिली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कई सर्विसेज मिली और बैक वक्त मेरे पास 10-15 अपॉइंटमेंट लेटर रहते थे कि मैं कहाँ पर जाऊँ। बहरहाल फिर स्टेट बैंक को मैंने ज्वाइन किया। स्टेट बैंक में 5.5 साल में रहा। इस दौरान भी मैंने पढ़ाई पर जोर दिया। 2 साल में मैंने MA इकोनॉमिक्स में किया और 3 साल LLB किया बरेली कॉलेज बरेली से। लिहाजा लोग ये कहते थे कि आपकी इतनी तो सर्विस है और इतनी एजुकेशन है, एज आपकी इतनी जो है कैसे दिखाई पड़ती है। उसकी वजह यह थी कि दोनों को साथ में रखा। स्टेट बैंक में रहते हुए कंपटीशन की तरफ भी चला। जो मेरे बड़े वाले भाई थे वो पब्लिक सर्विस कमीशन से ही उनका सिलेक्शन हुआ था, लिहाजा मैंने कंपटीशन में बैठना शुरू किया। और सेथल के माहौल में, बरेली के माहौल में, जहाँ आज भी कंपटीशन का कोई ज़ोर शोर नहीं है, तो यूँ समझ लीजिए जैसे कि एक तालाब के अंदर फेंक दिया गया हो और तैरना ना जानता हो तो हाथ पैर मार के आदमी किनारे पर आ जाए, वो कोशिश की गई। खुदा का फल ये रहा कि 1984 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ PSCS में, और उस टाइम पे बहुत कम वैकेंसी थी। नतीजा ये हुआ कि मैंने 1 जुलाई 86 को इस सर्विस को ज्वाइन किया। 1 साल नैनीताल में ट्रेनिंग उसकी हुई, 52 हफ्ते ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद में मेरा ये सिलसिला
आगे बढ़ा। जी, मैं थोड़ा सा आपकी जो सर्विस रही और आज का जो हम देखते हैं आधुनिक दौर में जो सर्विस में लोग आ रहे हैं, बड़ा प्रेशर है नेताओं का, वक्त के साथ साथ बढ़ा है, क्योंकि पहले की सियासत और थी, थोड़ा सा प्रशासन और नेता की भी इतनी ज़्यादा जो है वो टेंशन नज़र नहीं आती थी, आज के टाइम में नज़र आती है। कहीं ना कहीं इसी वजह से हम देखते हैं कि बड़े बड़े IAS ऑफिसर और PCS ऑफिसर अपना जो है त्याग पत्र दे देते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं। क्या चैलेंजेस हैं आज के टाइम? देखिए 2006 में यूपी गवर्नमेंट में जब सबसे अच्छे ऑफिसर्स का सिलेक्शन हुआ तो उसमें एक मैं भी था। आप लोगों की सबकी दुआ से IAS में भी सिलेक्शन हो गया था, उसमें कोई केस चला किसी दूसरी पार्टी की तरफ से, उसकी वजह से वो रिज़ल्ट अब तक डिक्लेयर नहीं हो पाया, लेकिन सिलेक्शन हो चुका था मेरा। अब नौबत यह है कि जो हालात 1986 में जब मैंने सर्विस ज्वाइन की थी और आज के हालात हैं, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस टाइम पर आपका ये मीडिया का दौर नहीं था, टेलीफोन था वो भी बहुत कम जगह था, मोबाइल नहीं था, और जितने भी आज की सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, कुछ भी नहीं था। लिहाजा उस ज़माने में जो सर्विस की जाती थी उसमें बड़े आराम से, नेतागिरी भी ज़्यादा नहीं थी। आज प्रेशर ये है कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, सोशल प्लेटफार्म है, हर एक आदमी चाहता है कि उसकी ख्वाहिशात पूरी हों और बड़ी आसानी से पूरी हो जाएं। इसी वजह से गवर्नमेंट सर्विस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दखल शुरू हो गया है, और दखल होने के बाद में आदमी अगर काम कुछ करता है तो उसमें 10 कमियाँ निकाली जाती हैं। आप जानते हैं कि आदमी मिट्टी का बना हुआ है, तो इसमें जब कोई काम करेगा तो कमी निकलेंगी। जहाँ काम में कमी हो तो ये है कि वो मेलाफाइड इंटेंशन नहीं होना चाहिए। अगर वो भलाई के लिए कोई कमी निकल आती है तो उसको इग्नोर करना चाहिए, लेकिन आज हालात दूसरे हो चुके हैं। हमारे सामने बहुत चैलेंज रहा। मैं ऐसी जगह रहा कि जहाँ मैंने एडमिनिस्ट्रेशन भी देखा, लॉ भी देखा, और HRD भी मैंने देखा, लैंड एक्विजिशन भी देखा, फाइनेंस भी देखा, तमाम डिपार्टमेंट मैंने देखे, लेकिन बड़ी खूबी के साथ मैंने उसको निभाया। बैक वक्त एक दिन में 400 फाइलें मैंने क्लियर की, और जितने भी क्षेत्र के लोग थे, नेता थे और ब्यूरोक्रेट्स थे, सभी का मुझे बहुत प्यार मिला और बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिली, जिसकी वजह से मैं बहुत ही कामयाब ज़िंदगी गुजारी। मेरी पोस्टिंग शाहजहाँपुर में रही, बदायूं रही, गाज़ियाबाद, मुरादाबाद, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी, और मैंने कई मेडिकल कॉलेज में भी काम किया। लेकिन अगर आपका व्यवहार अच्छा है, अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अगर आप मेहनती हैं, अगर आपका खुदगर्जी कुछ इसमें शामिल नहीं है और आपकी अपनी इंटेंशन सही है, नीयत सही है, तो ज़िंदगी में कभी भी आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वही आदमी कामयाब होता है जो अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचे, उस पे चले कि लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। आप खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दीजिए। अपने से ज़्यादा गरीबों को, परेशान हाल को, विधवाओं को, अनाथों को और जो परेशान हाल हैं उनके ऊपर का नज़र रखेंगे तो हमेशा आपको सुकून मिलेगा। क्योंकि जो आप ऊपर के लोगों को देखेंगे तो आपको परेशानी होगी कि वो अंबानी, अडानी इतनी अच्छी पोजीशन में हम कम हैं, लेकिन आप नीचे को देखेंगे तब आपको एहसास होगा कि आप किस जगह खड़े हुए हैं। लिहाजा हम ये समझते हैं कि हम बहुत लोगों से बेहतर हैं, और बेहतरी के लिए हमें ज़िम्मेदारी जब दी है, खुदा ने बेहतर बनाया है, तो खुदा की तरफ से ये भी ज़िम्मेदारी है कि जो नीचे के लेवल के लोग हैं उनकी हम खिदमत करें। अगर उन्होंने खिदमत हमारी कबूल कर ली और तभी हम कामयाब हैं, अपने लिए भी, दीन के लिए भी, दुनिया के लिए भी, और अल्लाह के लिए भी हमारी कामयाबी दिखाई पड़ेगी।